हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मजे में। हाँ जी। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने कैपेसिटेंस निकाला था, कॉमन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट किया था। अब आज हम लोग लेने जा रहे हैं डाइलेक्ट्रिक, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो आज का टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। पहले समझते हैं अगर हमारे पास एक कैपेसिटर है, इसके प्लेट के बीच में सेपरेशन डी है, तो इसकी कैपेसिटेंस एयर में ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी है। ठीक है। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिस्टेंस आर के साथ कांस्टेंट है। और तीसरी बात, अगर ये हमारा पॉजिटिव प्लेट है और ये हमारा नेगेटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट है और यहाँ पे अर्थिंग है, तो हमारा जो पोटेंशियल है E इज इक्वल टू माइनस dV बाई डी आर इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से dV हमारा आ जाएगा माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट डी आर। तो यहां से पोटेंशियल आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और डी आर को इंटीग्रेट करेंगे तो डी। मतलब मैं यहां पर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे आप पॉजिटिव प्लेट से चलोगे और नेगेटिव प्लेट की तरफ जाओगे, पोटेंशियल डिक्रीजेस एंड बिकम जीरो एट द अदर प्लेट। ये ग्राफ भी साथ साथ समझ में आ रहा है सब लोगों को? कैपेसिटेंस का तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी एयर में। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कल ही निकाला था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, एक प्लेट की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट बिकम सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा एंड एप्सिलॉन नॉट बोथ आर कांस्टेंट, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा। सो थ्रू आउट द रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा। तो इसका ग्राफ मैंने ऐसा बना दिया। उसके बाद मैंने पोटेंशियल का, तो पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव प्लेट पे पॉजिटिव पोटेंशियल होगा और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आओगे तो घटेगा, घटते घटते घटते, क्योंकि दूसरे वाले प्लेट की अर्थिंग है, उस अर्थिंग वाले का पोटेंशियल जीरो। आर जो है डिस्टेंस है पॉजिटिव प्लेट से, वो डी तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, आर वेरिएबल डिस्टेंस है, आर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ये बात समझ में आ गई? हाँ, तो dV इज इक्वल टू माइनस सिग्मा एप्सिलॉन डी आर, तो पोटेंशियल आ जाएगा माइनस साइन के साथ सिग्मा एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। तो ये मैं आपको बता रहा था कि जब एयर होगा प्लेट के बीच में, तब हम ये चीजें, ये ग्राफ थोड़ा सा मैंने आपको बताया। अब जैसे ही हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे, सर यहाँ पे वो C0 क्या है? C0 है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर when the medium between the plate is air. C0 is capacitance of capacitor when air is medium. तो जब air medium है, ठीक है, air is medium, जब हवा भरा हुआ है, air है। चलिए अब आते हैं हम डाइलेक्ट्रिक पे। तो थोड़ा सा जल्दी, जैसे ही हम डाइलेक्ट्रिक लेंगे, जैसे ही हम डाइलेक्ट्रिक लेंगे तो क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक जब हम लेंगे तो हमारा इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। तो मैं यहां पर एक काम करता हूं, पॉजिटिव प्लेट, ये हमारा एयर में फील्ड, ये क्या हुआ, एयर में फील्ड तो E नॉट ही रहेगा, लेकिन ड्यू टू इंडक्शन
अब अगर ये पॉजिटिव प्लेट है तो स्लैब में यहां पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और यहां पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, तो एक फील्ड और जनरेट होगा मीडियम के अंदर, इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये फील्ड इन मीडियम, ये बात समझ में आ गया। तो अगर हम बात करेंगे पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल होता है V। अब मेरे को ये बताइए, अगर पूरे प्लेट के बीच में सेपरेशन T है और इसकी थिकनेस D है, तो कितने स्पेस में E0 है? कितने स्पेस में E0 है? इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है, यानी एयर कितने में बचा? D माइनस टी, T माइनस D। हाँ, इसको D ले लेते हैं और इसको T ले लेते हैं, तो D माइनस टी प्लस पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन की नहीं ले रहे हैं, प्लस दूसरा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक इनटू टी। ये बात समझ में आ गया। नाउ व्हाट इज V? E0 जो है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी, और ये EM हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। सिग्मा होता है Q बाई ए, तो Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस सिग्मा बाई एप्सिलॉन टी। तो अब अगर हम यहां पे सिग्मा को यहां भी Q बाई ए लिख देते हैं, तो Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट अगर हम कॉमन ले लें तो ये क्या बचेगा? D माइनस टी प्लस, अब यहां पे तो है नहीं, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सॉल इंटू टी। यहां तक समझ में आ गया। और जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K होता है वो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, विच इज रिलेटिव परमिटिविटी। तो एक तरह से हमारा पोटेंशियल आ गया Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस T बाई K, और एक बार पोटेंशियल आ गया तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q बाई V, यानी Q बाई V की जगह पे Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस T बाई K। Q से Q कट गया तो आपका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया, जो आपको याद करना है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये ऊपर चला गया, ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस T बाई K, D माइनस टी प्लस T बाई K। D माइनस टी ये याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। D ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस T बाई K, ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस T बाई K। बिल्कुल चलेगा आप, क्योंकि आपको 12th का एग्जाम नहीं देना है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो फॉर्मूला। So when there is a dielectric slab between the plate, the formula becomes C is equal to A epsilon naught D minus T plus T by K। ठीक है, बढ़ा जाए आगे। सनोज, समय की कमी है। तो हमारा डाइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ सी जो कैपेसिटेंस आया वो कैपेसिटेंस आया C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस T बाई K। यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात, if whole space is filled with डाइलेक्ट्रिक, अगर हम पूरे स्पेस को डाइलेक्ट्रिक से भर दें, पूरा स्पेस अगर हम डाइलेक्ट्रिक से भर देते हैं जैसे ये है, और ये पूरा स्पेस हमने डाइलेक्ट्रिक से ही भर दिया, तो इस बार
टी डी के बराबर हो जाएगा भाई, जितनी थिकनेस है स्लैब की, दैट इज सेपरेशन बिटवीन द प्लेट। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी टी प्लस टी बाई के। सॉरी, अब टी की जगह पे क्या पुट करूंगा, डी, तो डी माइनस डी प्लस डी बाई के। तो आपका कैपेसिटेंस आ जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी के टाइम्स ऑफ सी नॉट। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अगर किसी कैपेसिटर के प्लेट के बीच में पूरा मीडियम भर दोगे आप एयर की जगह पे, तो कैपेसिटेंस के टाइम बढ़ जाएगा, कैपेसिटेंस के टाइम बढ़ जाएगा। सो अगर एयर में कैपेसिटेंस सी है और पूरे स्पेस के अंदर हम डाइलेक्ट्रिक भर दें, तो उसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, के सी, के टाइम्स ऑफ सी। क्लियर हो गया? बढ़े आगे। सनोज हो गया? हाँ, के टाइम्स ऑफ सी नॉट। अब मैं यहां पर थोड़ा सा और चीजें चाहता हूं बताना। अगर हम मल्टीपल स्लैब रख लें, मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो देखिए क्या होता है। ये अलग अलग थिकनेस की K1, K2, K3, T1, T2, T3 अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की मैंने मीडियम रख दी, स्लैब रख दी। तो इसका कैपेसिटेंस तो देखो बहुत सिंपल है, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस सारे टी का सम कर दो, प्लस ठीक है। तो एक तरह से कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो गया ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस समेशन ऑफ टी प्लस समेशन ऑफ टी बाई के। तो ये कैपेसिटेंस जब मल्टीपल स्लैब रखा हुआ है, तो हमारा कैपेसिटेंस आ गया ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस जितने भी टी है उनका सम प्लस टी प्लस के, T1 प्लस K1 प्लस T2 प्लस K2 प्लस T3 प्लस K3 एंड सो ऑन। अब मेरा यहां पे मकसद कुछ और है, मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा, ये समझना जरूरी है। इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसा बनेगा, एज वी मूव फ्रॉम वन प्लेट टू अदर, हाउ डज इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी। तो देखिए, जहां जहां एयर है, समझने लायक बात, जहां जहां एयर है वहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ही होगी, और जहां जहां मीडियम है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां जहां एयर है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, और मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाई के। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी या घटेगी, तो घटेगी। तो जैसे यहां एयर है तो मैं ये बना दूंगा, फिर क्या करूंगा, फिर थोड़ा सा घटा दूंगा, फिर इस तरीके का मेरा ग्राफ बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया सनोज? ये ऊपर वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ई नॉट, नीचे वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ई नॉट बाई K1, ई नॉट बाई K2, ई नॉट बाई K3, अलग अलग के होगा तो ये ऊपर नीचे होगा। तो ये आपका ग्राफ हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और आर्क के बीच में, व्हेन देयर आर मल्टीपल स्लैब इनसाइड द कैपेसिटर। हाँ हाँ बिल्कुल। अब सेम पैटर्न पे मैं चाहता हूं ग्राफ बनाना पोटेंशियल का और आर का, कैसा बनेगा बताइए। तो E इज इक्वल टू V बाई डी, तो V इज इक्वल टू E इंटू डी। बात समझ में आ रहा है? तो V इज इक्वल टू E इंटू डी। पहले ग्राफ कैसा था जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था, तो स्ट्रेट था। मेरे को बताओ V और D का ग्राफ का स्लोप क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। तो जहां जहां एयर है वहां वहां तो स्लोप एक जैसा,
बात समझ में आ रहा है? लेकिन जैसे ही डाइलेक्ट्रिक आएगा स्लोप बढ़ेगा या घटेगा? ई नॉट बाई के हो गया, स्लोप घटेगा। स्लोप घटेगा तो ये थोड़ा सा इधर चला जाएगा, फिर वापस ई नॉट, फिर ऐसा ग्राफ बन जाएगा पोटेंशियल का और आर का। समझिए मेरी बात, क्या कराया मैंने? V और R का ग्राफ का स्लोप, V और R के ग्राफ का स्लोप हमको V और R के ग्राफ का स्लोप हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। जहां जहां E नॉट है वहां तो स्लोप एक जैसा, लेकिन जैसे जैसे मीडियम आएगा स्लोप घट जाएगा। तो पहले ज्यादा ढलान था, अब कम हो जाएगा। ये ग्राफ समझ में आ गया देव? ये बातें अब हम कुछ और बातें करेंगे इसके अलावा, ठीक है? तो कुछ और बातें अब हम इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक when battery is connected। ये एक कैपेसिटर है और हमने बैटरी अटैच किया हुआ है, और अटैच करते हुए ही हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी। बात समझ गए? तो जब भी बात आएगी कि बैटरी कनेक्टेड रहेगा, वो कहीं भी पूछ सकता है बैटरी कनेक्टेड। बैटरी इज अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल। बैटरी का क्या काम होता है? बैटरी का काम होता है कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना। सो बैटरी इज द सोर्स ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। ये बात समझ में आ गई? तो जैसे ही बैटरी अटैच है, क्या लिखूंगा मैं? पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। बेशक हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी, बट पोटेंशियल हमारा कांस्टेंट कब रहेगा क्रिस? बैटरी, बिकॉज द बैटरी इज अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया। याद रखिएगा, कैपेसिटेंस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बैटरी अटैच है या नहीं अटैच है। कैपेसिटेंस हमेशा C इज इक्वल टू, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? When dielectric slab is inserted, capacitance will always increase। तीसरा, चार्ज। अब Q is equal to CV। Q is equal to CV है, C K टाइम बढ़ गया, और पोटेंशियल का क्या हुआ? वो V ही रहा। तो C नॉट इंटू V Q नॉट हो जाएगा, यानी चार्ज भी K टाइम बढ़ जाएगा। तो अगर एयर जब कैपेसिटर के बीच में है, तो चार्ज अगर Q है, तो डाइलेक्ट्रिक डालोगे तो चार्ज वो बैटरी से ले लेगा, और उसका चार्ज K टाइम से बढ़ जाएगा। तो हमारा K Q नॉट आ गया चार्ज। हमने क्या क्या पढ़ लिया? पोटेंशियल पढ़ लिया, कैपेसिटेंस पढ़ लिया, चार्ज पढ़ लिया। फील्ड की बात करेंगे। फील्ड का फॉर्मूला इज इक्वल टू V बाई डी। डी चेंज हुआ नहीं, V चेंज हुआ नहीं, ये भी कांस्टेंट ही रहेगा। अब इसके बाद एक चीज और, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी का कोई फॉर्मूला बताओ देव। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर। हाफ CV में C K टाइम बढ़ चुका है, तो ये हो गया हाफ K C नॉट V स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी भी हमारा K टाइम से बढ़ गया। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? तो व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड, बैटरी कनेक्टेड जब रखा हुआ है, तो समझ क्या क्या बढ़ा? कैपेसिटेंस को बढ़ना ही बढ़ना है। चार्ज K टाइम बढ़ गया, एनर्जी K टाइम बढ़ गया, क्या कांस्टेंट रहा? वोल्टेज, फील्ड, ये आपका कांस्टेंट रहेगा। ये बात समझ में आ गई? चलिए जल्दी से अगला टॉपिक लें। सनोज, हो गया देव?
अब एक काम करेंगे, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक when battery is अब बैटरी आपने हटा दिया है, ध्यान दो इधर, आपने बैटरी हटा दिया है। बैटरी हटा दिया तो क्या होगा, बैटरी हटाने से वो एक आइसोलेटेड सिस्टम बन गया। आइसोलेटेड सिस्टम बनने से क्या हुआ, देखो पोटेंशियल कैसे कांस्टेंट करता था, वो चार्ज सप्लाई करके। पोटेंशियल कैसे कांस्टेंट करता था, चार्ज सप्लाई करके। अब चार्ज कहीं से, बैटरी है ही नहीं तो चार्ज कहां से आएगा। तो जब आप डिस्कनेक्ट कर देते हो बैटरी तो क्या होगा, क्या कांस्टेंट रहेगा, चार्ज। इट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, चार्ज क्यू क्या होगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये कांस्टेंट रहेगा। चार्ज क्यू आपका कांस्टेंट रहेगा क्योंकि कहीं से सप्लाई नहीं आएगी। कैपेसिटेंस का क्या होगा क्रिस, कैपेसिटेंस मैंने बताया उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा बढ़ेगा। C इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये फॉर्मूला है, तो के सी नॉट ही, ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। समझ में आ गया, कैपेसिटेंस हमेशा बढ़ेगा चाहे बैटरी कनेक्टेड हो या डिस्कनेक्टेड हो, क्योंकि उसको बैटरी से, पोटेंशियल से, चार्ज से कोई मतलब नहीं है। तीसरा पोटेंशियल, पोटेंशियल की बात करेंगे तो पोटेंशियल जो होता है Q इज इक्वल टू सी वी, तो V इज इक्वल टू Q बाई सी। चार्ज बढ़ा है या घटा है, कांस्टेंट। कैपेसिटेंस बढ़ा या घटा है, तो पोटेंशियल बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा। ये हो जाएगा V नॉट बाई के, पोटेंशियल घटेगा। और पोटेंशियल घटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V बाई डी, वो भी एक तरह से E नॉट बाई के हो जाएगा। समझ में आ गया। और व्हाट अबाउट एनर्जी, एनर्जी को ले लेते हैं हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, फॉर्मूला क्यू कांस्टेंट है तो ये हो गया हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन के सी नॉट, तो एनर्जी भी घटेगा। इसमें कैपेसिटेंस को छोड़ के सब घटेंगे, चार्ज कांस्टेंट रहेगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा, बाकी सब पोटेंशियल के टाइम घटेगा, फील्ड के टाइम घटेगा, पोटेंशियल एनर्जी के टाइम घटेगा। देव ये बात समझ में आ गई अच्छे से, पक्का। चलिए कैपेसिटर की एनर्जी, सिस्टम की एनर्जी बढ़े। अब चलिए, अब मैं थोड़े से डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस कराऊंगा आप, तो दो तरह के क्वेश्चंस मेरे को कराने हैं और टाइम है हमारे पास। फाइंड capacitance of system, plate area, हर प्लेट के बीच में सेपरेशन है D, ठीक है। एक इस तरह का सबने किया हुआ होता है। सुनिए मेरी बातें नहीं, ध्यान दीजिए इस पर फोकस। ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम का कैपेसिटेंस निकालना है। 4 प्लेट्स हैं और 4 प्लेट का कैपेसिटेंस निकालना है। तो देखिए मैं यहां पे एक तरीका बता रहा हूं, कुछ लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से करते हैं, मैं नंबरिंग मेथड से करूंगा, मुझे इसमें नंबरिंग अलॉट करूंगा, ठीक है देव। हर फेस की नंबरिंग करूंगा, ऊपर वाला फेस 1 2 3 4
5 6 7 8। अच्छा ये ए ले लेते हैं और ये बी ले लेते हैं। अब मुझे आप में से बताएंगे, बड़ा अच्छा मेथड बताने जा रहा हूं। जब भी रेजिस्टेंस हो, कैपेसिटर हो, सर्किट में भी अगर सीरीज पैरेलल नहीं समझ में आ रहा है कि क्या सीरीज है पैरेलल है, आप नंबरिंग मेथड फॉलो कर दोगे। नंबरिंग मेथड से टाइम थोड़ा सा लगता है बट सॉल्व हर तरह की सर्किट हो जाती है। मुझे वो प्लेट बताइए, वो नंबरिंग बताइए जो ए से कनेक्टेड है, कनेक्टेड है। 1 तो 1 की एक अलग से प्लेट बना दीजिए, 2 अलग से प्लेट बना दीजिए, 5 और 6, 1 2 5 6। These all plates, these all faces are connected with a। Now एक प्लेट बनाइए जो B से। अब now the face is connected with B। 3 4 7 8 आ गया। अब जो भी आमने सामने है कैपेसिटर बनाइए, 2 और 3 2 और 3 5, 2 और 3 मिलके एक कैपेसिटर बनाएंगे, 4 और 5 मिलके एक कैपेसिटर बनाएंगे, और 6 और 7 मिलके एक कैपेसिटर बनाएंगे। अब नाउ द इक्विवेलेंट सर्किट वुड बी लाइक दिस। देव ये सीरीज में है या पैरेलल में? नाउ ऑल दीज आर इन पैरेलल, और कैपेसिटर में पैरेलल होता है, सीधा हो जाएगा, पैरेलल में ऐड होता है 3C। आंसर हो गया 3A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी, समझ में आ गया सनोज? तो इसका कैपेसिटेंस हो गया 3A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, 3 टाइम्स ऑफ A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो जल्दी करोगे तो और सारे हो जाएंगे। उल्टा होता है, रेजिस्टेंस के उल्टा होता है। मैं सीरीज पैरेलल इसमें नहीं ले रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी रेजिस्टेंस में किया हुआ है। अब मेरे को आप लोग करके दिखाइए सेम क्वेश्चन। ट्राई, खुद ट्राई करिए, जल्दी से इसका आंसर बताइए सब लोग। हेलो हेलो, बात कर रहे हैं। हाँ बोलिए। जी हमारे जो पेमेंट की थी वो 2000 रुपीज की करी थी ना सर। जी तो अभी आप कितना अमाउंट पेड करेंगे सर? बिकॉज आपको लास्ट टाइम जो बोला अच्छा गया था कोई नहीं, मैं ना 10-15 मिनट में, 2000 तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा जी चलिए मैं 10 मिनट के बाद 15 मिनट के बाद फोन करता हूँ, ठीक है? मैं अभी क्लास में हूँ। ओके। ठीक है, हाँ नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। Now all the plates which are connected with A and the plates which are connected with B, A से कनेक्टेड प्लेट नंबरिंग कर देते हैं A और B। A से कनेक्टेड कौन कौन सा है फिर से?
1 2 7 8, ठीक है। और B से कनेक्टेड 3 4 5 6, ठीक है यहां तक। अब क्या करेंगे, जो आमने सामने है, 2 और 3 आमने सामने हैं, एक कैपेसिटर बन गया। 4 और 5 आमने सामने हैं, एक कैपेसिटर बन गया। 6 और 7 आमने सामने हैं। अब देखिएगा, जो 4 और 5 के बीच में कैपेसिटर है, वो बैटरी के एक ही एंड से दोनों एंड कनेक्टेड है, तो दोनों एंड का पोटेंशियल सेम हो गया। दे विल बी शॉर्ट सर्किट, वो काम नहीं करेगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। सो दिस विल बी इनइफेक्टिव, ये काम नहीं करेगा। तो अब ये दो बचे, अब ये दो बच्चे सीरीज में या पैरेलल में? पैरेलल में। आंसर हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट बाई डी, 2 एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई? पक्का? एक और मेरे को करके दिखा दीजिए ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। Find equivalent capacitance between A and B. Find equivalent capacitance between A and B. फिर दो वीडियो को मर्ज कर लोगे ना? चलो हाँ, चलो स्टार्ट करो, इसे जल्दी करना। चलो मैं ही करूं, मैं ही करूं, करोगे तभी होगा ना कुछ। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब द प्लेट्स विच आर कनेक्टेड विद ए, 3 एंड 2 ही प्लेट है, बस 2 ही फेस है, प्लेट तो एक ही है। एंड द फेसेस कनेक्टेड विद बी 5 एंड 6। 4 और 5 आमने सामने है, ठीक है जी। एक कैपेसिटर बना दिया गया 4 और 5 के बीच में। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी कैपेसिटर नहीं बनेंगे। प्रॉब्लम ये है दे आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद ए और बी, और ए और बी से ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो हम एक पॉइंट अपने मन से ले लेते हैं सी, हम एक पॉइंट ले लेते हैं सी, ले लेते हैं यहां पे एक सी, कहीं पे भी पॉइंट यहां ले लेते हैं सी। नाउ अब बताइए सी से कनेक्टेड प्लेट कौन सा है जो कैपेसिटर का पार्ट है? 2। C1 तो खैर काम का नहीं है, सी से फेस 2 कनेक्टेड है जो 3 के सामने है। सी से कनेक्टेड एक प्लेट है 7 जो कुछ समझ में आ रहा है? अब सर्किट को रीड्रॉ करूंगा, भाई ये ऊपर जा रहा है, इसको नीचे ले आऊं तो मेरा सर्किट पता है क्या बनेगा? हाँ ये बनेगा रीड्रॉ करने पे। बस मैंने क्या किया, इसको उठा के नीचे ले आया और इसको उठा के ऊपर कर दिया, तो ये दोनों तो सीरीज में हो गए और फिर ये पैरेलल में हो गए। तो सीरीज में सी 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 बाई 2, सीरीज में उल्टा चलता है रेजिस्टेंस से, सी बाई 2 और सी पैरेलल में, तो सी बाई 2 प्लस सी, 3C बाई 2, आंसर 3 बाई 2 ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। समझ में आया? तो अच्छे से इस टॉपिक के जाके 2 4 5 क्वेश्चन कर लोगे, कमांड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है।
बताएं मुझे सब लोग, सनोज मजा आ गया? चलिए बढ़े आगे। अब हम एक दूसरा वैरायटी क्वेश्चन का लेते हैं जो आपको मिलेगा, उसमें ना आपको क्वेश्चन है फाइंड सी इक्विवेलेंट एंड के इक्विवेलेंट। आपको एक कैपेसिटर दे देगा और इस कैपेसिटर में दो अलग अलग मीडियम भर देगा। इस कैपेसिटर में दो अलग अलग मीडियम दे देगा। ऊपर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, नीचे का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, ये D/2, ये D/2। तो देखिए जा ध्यान से सब लोग, ये कैपेसिटर था, कैपेसिटर ऐसे रखा हुआ था, ठीक है, इसका मतलब एक प्लेट से कनेक्टेड है। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसको दो कैपेसिटर मानेंगे। क्यों दो मानेंगे, उसका रीजन देखिए। दिस इज इक्विवेलेंट टू टू कैपेसिटर, ये वाला कैपेसिटर बना दूंगा और एक नीचे कैपेसिटर बना दूंगा। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू टू कैपेसिटर इन सीरीज, क्योंकि जो भी चार्ज आएगा उसको पास करना ही पड़ेगा, तभी जाके दूसरी साइड जाएगा वो। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। अब सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया तो समझ में आ रहा है? अब देखिए इसकी जो कैपेसिटेंस होगी वो होगी C1 K1। एरिया क्या रहा, एरिया कम हुआ या ज्यादा हुआ? अब इसमें बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते एरिया क्या होता है। प्लेट का एरिया, ये वाला प्लेट का ये एरिया नहीं है। हमको प्लेट हमारी ऐसे है, उसके एरिया में क्या फर्क पड़ा? उसके एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो प्लेट का एरिया, ये एरिया नहीं देखना है। प्लेट हमारा ऐसे रखा हुआ है XZ प्लेन के अंदर, तो एरिया में फर्क नहीं पड़ा। तो K/A∁0 बाई, लेकिन डिस्टेंस जरूर D/2 हो गया। तो ये हो गया 2K1A∁0 बाई D। बात समझ में आ गया? जिसको A∁0 बाई D हमारा 2K1 ओरिजिनल कैपेसिटेंस, जो एयर में कैपेसिटेंस था, वो C लिख सकता हूं। अब आइए C2 सिमिलरली क्या हो जाएगा? K2A∁0 D/2। तो ये क्या बन गया? 2K2A∁0 बाई D विच इज इक्वल टू 2K2C। अब C इक्विवेलेंट क्या होगा इसमें? तो पैरेलल सीरीज में 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 प्लस 1/C2। सो 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 1/2K1C प्लस 1/C2 1/2K2C। समझ में आ गया? अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/C इक्विवेलेंट 1/C कॉमन, चलो 2C ले लेते हैं। तो 1/2C कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचा? 1/K1 प्लस, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/C इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/2C K1 K2 K1 प्लस, यहां तक समझ में आ गई बात? तो इसका हम रिजल्ट याद कर लेंगे। C इक्विवेलेंट, हालांकि याद क्या करना, बहुत सिंपल है। C इक्विवेलेंट पता है क्या लिखेंगे? देखो मैं थोड़ा सा लिखने का तरीका बदल रहा हूं। C 2K1 K2 ओवर K1 प्लस K2, और इसको बोलेंगे K इक्विवेलेंट। तो हमारा C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? C 2K1 K2 ओवर K1 प्लस K2, 2K1 K2 ओवर K1 प्लस K2। क्लियर हो गया? बताएं मुझे, पक्का? नेहा समझ में आ गया? बढ़ू आगे, अच्छे से सब लोग इसको समझेंगे।
दूसरा, अगर हमारा कॉम्बिनेशन ऐसा हो, इसके आधे पोर्शन में और अगले आधे में, अब देखिए प्लेट तो ऐसी रखी हुई है तो जो भी कनेक्शन है वो तो ऐसे होगा, तो जो भी चार्ज आएगा उसको दो रास्ते मिल गया, कुछ इधर से जाएगा कुछ इधर से जाएगा, ये दो सेपरेट कर देंगे। तो मेरा ये क्या बनेगा पता है, टू कैपेसिटर इन पैरेलल। आ रहा है समझ में? इसमें क्या होगा, इसमें जो C1 होगा वो होगा K1 एरिया आधा, लेकिन D सेम रहेगा, तो C1 क्या हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो K1 बाई 2 और A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, या इसको C लिख सकता हूं मैं, ये बात समझ में आ गया। सिमिलरली C2 लिख सकता हूं मैं K2 बाई 2 A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब इस बार पैरेलल में है तो C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2, C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2, इसको सॉल्व करूंगा तो A एप्सिलॉन नॉट बाई डी कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा K1 प्लस K2 बाई 2, ये हमारा K इक्विवेलेंट हो जाएगा। बात समझ गए? पक्का? चलिए तो एक क्वेश्चन करके दिखाइए मुझे, ठीक है? क्या कह रहे हो?